नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर सौगातों की बौछार कर दी। पीएम मोदी ने बनास डेयरी प्लांट समेत 10,972 करोड़ की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 3,344 करोड़ की 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने इस दौरान अपने भाषण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। राहुल के शराब वाले बयान पर पीएम मोदी ने सियासी पलटवार किया, परिवारवाद पर सवाल उठाए, तो वहीं संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर दलित वोट बैंक का दांव भी चला। बीएसपी के कमजोर होने के बाद बीजेपी इसी वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हुई है। मिशन पूर्वांचल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार सुबह बीएचयू में काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत की। इसके बाद वो सीर गोवर्धन गांव पहुंचे। यहां उन्होंने संत रविदास मंदिर में पूजा की और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद मंदिर परिसर में संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी करखियावा पहुंचे। यहां आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने सीएम योगी के साथ खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बनास डेयरी प्लांट समेत 10,972 करोड़ की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 3,344 करोड़ की 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अमूल के सबसे बड़े प्लांट काशी बनास डेयरी संकुल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने किसानों को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, ये पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इससे हमारा किसान और मजबूत होगा। पूर्वांचल में कुछ अच्छा होता है तो आनंद मिलता है। संत रविदास जी की जन्मस्थली से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का भी यहां से लोकार्पण हुआ है। मैं इन सारी परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, काशी और पूर्वांचल में कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे आनंद होना बहुत स्वाभाविक है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पीएम मोदी ने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर कहा कि जिनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। यूपी का युवा तो विकसित यूपी बनाने में लगा है। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कभी भी नहीं भूला जाएगा। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को जाति के नाम पर उकसाने और लड़ाने में भरोसा रखने वाली इंडी गठबंधन के लोग दलितों, वंचितों के लिए हर योजना का विरोध करते हैं और जाति के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं।
ये सब वही परिवारवादी पार्टियां हैं जिन्हें चुनाव के वक्त दलित की याद आने लगती है। हमें इनसे सावधान रहना होगा। हमारी सरकार की नियत गरीबों, वंचितों, पिछड़ा और दलितों के लिए साफ है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था। उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था। इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित, आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गए हैं। वाराणसी के जरिए पीएम मोदी की नजर पूरे यूपी पर है। पीएम मोदी ने यहां सीर गोवर्धन में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण कर लोकसभा चुनाव से पहले दलित वोटरों को लुभाने का बड़ा प्रयास किया है। वाराणसी स्थित रविदास मंदिर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों के अनुयायियों की आस्था जुड़ी हुई है। संत शिरोमणि के अनुयायियों में रामदासिया समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। इस वर्ग में पैठ मजबूत करने के लिए सियासी दल जुगत में लगे रहते हैं। ये वोटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में खास भूमिका निभाते हैं। इसे बसपा के बड़े वोट बैंक के रूप में जाना जाता है, लेकिन बीएसपी के कमजोर होने के बाद बीजेपी इसी वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी है। यूपी में लोकसभा चुनाव अगर बीजेपी बनाम सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच द्विध्रुवीय रहा तो दलित वोटरों का रुख पासा पलटने वाला साबित हो सकता है। यूपी की सियासत के लिहाज से देखें तो प्रदेश में करीब 22% दलित वोटर हैं। एक समय ये बसपा का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन 2012 के बाद से बसपा का जनाधार लगातार खिसक रहा है, जिसे साधने के लिए सभी राजनीतिक दल जुटे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही समाजवादी पार्टी की काट ढूंढने के लिए अब बीजेपी पीडीए यानी दलित पिछड़ा अगड़ा का चक्रव्यूह रच रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 17 आरक्षित लोकसभा सीट हैं, लेकिन प्रदेश की 40 से अधिक लोकसभा सीटों पर 21-22% दलित वोट बैंक पासा किसी भी तरह पलट सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी ये सारी 17 सीटें अपनी झोली में डालने में कामयाब रही थी। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को 15 आरक्षित सीटों पर सफलता मिली थी। 2 सीटें बसपा ने जीती थीं। मायावती के लगातार घटते जनाधार के बीच बीजेपी और सपा कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन की नजर इसी वोट बैंक पर है। खासकर गैर जाटव दलित जातियों को अपने पाले में लाने की कोशिश है। पीएम मोदी ने वाराणसी दौरे से युवा, दलित और किसानों के लिए अपना एजेंडा सेट कर दिया है। अब देखना है कि क्या बीजेपी यूपी में पिछले 2 बार का करिश्मा दिखा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी को कई सौगातें दी हैं और इसी के साथ उन्होंने खुले मंच से सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर निशाना साधते हुए इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और इसी को लेकर हम लोकतंत्र में करेंगे चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत राकेश पोद्दार जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत पांडे जी।
जी। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजलक्ष्मी जोशी जी भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत है राजलक्ष्मी जी। अशोक तिवारी जी, इस बार बीजेपी नारा दे रही है एनडीए 400 के पार, लेकिन यूपी की सभी सीटें जनता बीजेपी की झोली में डालने वाली है। मोदी जी इस बात को लेकर बड़े आश्वस्त आज नजर आए। उन्होंने काशी के मंच से कहा कि यूपी के लोग 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाले हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले तो। देखिए, सच्चाई ये है कि मोदी जी हो या पूरी भाजपा पूरी तरह से घबराहट में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है देश का, और ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की कुर्सी तय होती है। और सच्चाई ये है कि इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से खड़ा है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के जिस तरह से गठबंधन मजबूती से बना है, और समाजवादी पार्टी की तैयारी जोर शोर से है, और जनता जो पूरी तरह से त्रस्त है, यानी कि पीडीए हमारा जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से लेकर के अगड़े आदिवासी आधी आबादी जो भी लोग प्रताड़ित हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवान हैं, किसान हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, और जो जिनको आरक्षण का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, जिनका घोटाला हो रहा है, पिछड़े वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं। भाजपा इस समय जोड़ तोड़ की पराकाष्ठा कर रही है। वो पीडीए को कमजोर करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ठीक है, और बीजेपी आप कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ कर रही है, और सारे आप ही के जो लोग हैं उन्हीं को बीजेपी लेकर जा रही है। मतलब कुल मिलाकर आपका साफ तौर पर ये कहना है कि आपके यहाँ से जो लोग हैं वो खुद नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि बीजेपी उनको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनको इस दौरान लालच दे रही है। मैं जरा इस पर जवाब ले लेती हूँ राकेश पोद्दार। मुझे 1 मिनट आधा 30 सेकंड बोलने दीजिए प्लीज। जी। जिन लोगों को मैनेज कर रही है उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, उनका जनाधार खिसकता जा रहा है, वो जनाधार विहीन हो गए हैं, जो जिन लोगों तोड़ा गया है, वो सारे के सारे लोग जो पीड़ित हैं, जो उनके जनाधार कभी रहे हैं, वो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाह देख रहे हैं। हमारा जनाधार बढ़ता जा रहा है। सच्चाई ये है, घोसी के उपचुनाव में आपने देखा जिस तरह जोड़ तोड़ किया गया, लेकिन घोसी पे अभी लोकसभा की बात कर रहे हैं ना, सामने जो चुनाव है उसको लेकर बात कर रहे हैं। लोकसभा में वो सारा जनाधार जो अन्य दलों का था। ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी बात सुन ली। बाकी लोग भी हैं, उनकी बातों को भी सुनना है। सारा समय मैं आप ही को दे दूंगी तो बाकी लोगों को कब सुन पाएंगे? जवाब लेने दीजिए राकेश पोद्दार जी। बुरी हार हारने जा रही भाजपा उत्तर प्रदेश। ठीक है सर, अच्छी बात है जी। राकेश पोद्दार जी। देखिए निशु जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर विकसित भारत, संकल्प भारत बनाने का काम हम लोगों ने लिया, और हम लोग हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कभी भी नहीं सोचते कि हमको ना विधायक बनना है, ना सांसद बनना है, ना लोकसभा जाना है। हम लोग 16 करोड़ संख्या है हमारी, और उसके बाद हम लोग हमेशा राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं, और राष्ट्र के निर्माण को, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए काम करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं देश के अंदर 4 ही जातियां हैं, इन लोगों ने जातियों में बांटने का काम किया। हम लोग हमेशा गरीब कल्याण के लिए काम किया। किसको क्या बनना है ये तो ऊपर से तय होगा ना, क्योंकि आपके यहाँ तो सिर्फ आजकल एक ही नारा दिया जा रहा है कि आएगा तो मोदी ही, इसके अलावा तो कोई दूसरी बात होती ही नहीं है सर आपके यहाँ आजकल। देखिए निशु जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम लोग के राष्ट्र निर्माण के लिए लगे हुए इतने जनसंख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं, घर घर लोगों के पास जाते हैं, लोगों की तकलीफ दुख में हम लोग खड़े होने का काम करते हैं। अगर हमारे यहाँ 35 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनता है, सर आप अगर लोगों के दुख तकलीफ और उनकी पीड़ाओं में साथ होते तो किसान बॉर्डर पर न पड़े होते। किसानों की पीड़ा को कितना समझा आपने? देखिए किसान की बात आप कर रहे हैं, किसानों को एमएसपी रेट दिया जा रहा है, 10% हम लोगों ने कर दिया है। और उसके बाद आपने जो कहा, सर 4 दालों पर आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन जो असली मुद्दा है उस पर तो आप आ ही नहीं रहे। गेहूं चावल की बात है, उस पर आप गारंटी की कहाँ बात कर रहे हैं? निशु जी, मैं आपको एक विश्लेषण बता देना चाहता, अगर किसानों को पूरी एमएसपी रेट दे दिया जाए तो 50% देश का बजट उनके ऊपर ही चला जाएगा, तो फिर देश अपना कहाँ जाएगा? इसके बीच का रास्ता हमारे केंद्रीय मंत्री निकालने के लिए तत्पर है। और आपने देख सकते हैं कि गन्ना का रेट बढ़ाने का काम किया, हम लोगों ने दाल के ऊपर एमएसपी लगाने का काम किया, जो 4 दालें हैं, मूंग है, अरहर है, सब दालों पे हम लोग काम कर रहे हैं। रही देश की बात रही, हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। विकसित कैसे उसकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं।
आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने गरीब कल्याण के लिए कितना काम किया। ठीक है सर, जो भी सत्ता में होता है, जो भी सत्ता में होता है, ये उसका अधिकार भी बनता है कि वो जनता के लिए कार्य करे, क्योंकि जनता इसीलिए आप लोगों को वोट देती है ना, कि आप जब चुनकर सत्ता में आएंगे, सीटों पर बैठेंगे तो उस जनता के लिए कार्य करेंगे। मैं आऊंगी वापस आपके पास, लेकिन डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, आज प्रधानमंत्री राहुल गांधी से बड़े नाराज नजर आए, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए वो नजर आए, और जितने घंटे उन्होंने स्पीच दी उसमें न जाने कितनी बार उनके मुख से आज राहुल गांधी का नाम जो है वो सुनने को मिला। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस के युवराज ने काशी की धरती पर आकर काशी और यूपी के युवाओं को नशेड़ी कहा है, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं, वो मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? देखिए, नरेंद्र मोदी जी डर चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि यूपी में उनका जादू नहीं चलने वाला है, तो इसलिए वो निश्चित तौर पे अब ऐसे ही ओछी बातों पे ज्यादा अपनी मेहनत को लगाएंगे और ज्यादा ऐसे ही कामों में वो अपने आप को व्यस्त रखेंगे, क्योंकि उनका इतिहास रहा है कि जब देश में कुछ नहीं कर पाते हैं तो नेहरू जी को कोसते हैं, जब उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाएंगे तो अब हमारे नेता राहुल गांधी जी को। सर, आप उत्तर प्रदेश में जरा अपना इतिहास भी तो देख लीजिए ना उठाकर, कितनी सीटों पर है आप उत्तर प्रदेश में? देखिए, सीट की बात करते हैं तो आज आप बताइए ना सर, कितनी सीटों पर हैं आप उत्तर प्रदेश में? दिक्कत देखिए क्या है, सीट की अगर बात आप कर रहे हैं तो यहाँ राजनीति में आंकड़ों के आधार पर सीट हो सकता है, कोई 200-500 वोट से ही हार जाते हैं चुनाव, ऐसा नहीं होता, लेकिन सीट आपके लिए हो सकता है कि बहुत मायने रखता है, हमारे लिए जनाधार मायने रखता है, और जनाधार के रूप में सर सीटें तो मायने रखती है, ऐसे कैसे सीटें मायने नहीं रखती हैं? सीटें आएंगी तभी तो आप चुने जाएंगे, तभी तो आप यूपी से दिल्ली की कुर्सी पर बैठेंगे सर। अगर सीटें ही नहीं आएंगी तो कैसे बैठ जाएंगे, कैसे विराजमान हो जाएंगे? पहले ही मैंने कहा कि देखिए, भ्रमित हो चुकी है जनता, और जनता को भ्रमित करने में मोदी जी जिस तरीके से कर रहे हैं ये काम, अगर राहुल गांधी जी ने युवाओं के दर्द को बताया, युवा अगर नफा कर रहे हैं, अगर उन्हें दिख गया, उस एक घटना का उन्होंने जिक्र किया था जिसे मोदी जी ने तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया अब, कि उन्होंने पूरे यूपी के, देखिए दिक्कत क्या है कि यूपी और पूरे बनारस के लोगों को उन्होंने बोलने लगे, जबकि उन्होंने एक घटना का जिक्र किया था राहुल गांधी जी। तो मोदी जी का अज्ञानता है, मोदी जी की अज्ञानता है कि वो किसी भी बयान को अपने राजनीतिक लाभ के लिए बार बार वो ऐसे करने लगते हैं, क्योंकि वो तो भाषण। चलिए ठीक है सर, हमने मान लिया कि मोदी जी की अज्ञानता है, आप कह रहे हैं। सर, आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, चलिए हम आपका सम्मान करते हैं। उन्होंने क्या कहा आप बता दीजिए जरा, राहुल गांधी ने क्या कहा था वो आप बता दीजिए। हम तो आपको इतना बड़ा मंच दे रहे हैं ना, ताकि जनता भी सुन ले। क्या कहा था आप ही बता दीजिए। राहुल गांधी जी ने एक घटना का जिक्र किया था जो उत्तर प्रदेश में बनारस में उनके सामने हुआ था, उस पर उन्होंने जिक्र किया था, ना कि उन्होंने सभी युवाओं को बोला था। और ये बात मोदी जी अब बोलने लगे हैं कि सभी युवाओं को वो नशेड़ी बता के पॉलिटिकल माइलेज लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में हास्यास्पद है। मोदी जी वहां के युवा, सर उनकी लाइनें थी, उन्होंने कहा था मैं वाराणसी गया था, मैंने वहां देखा सड़क पर हजारों युवा शराब पीकर सड़क पर लेटे हुए हैं, बाजा चल रहा है, शराब पीकर युवा बनारस की सड़क पर नाच रहे हैं। क्या गलत कहा उन्होंने? क्या गलत कहा उन्होंने? क्या गलत नहीं कहा? नशा उन्मूलन पे हमारे नेता ने बात कह दी युवाओं के लिए, क्या गलत कह दिया? मोदी जी खुद नशा में है, सत्ता के नशे में जो लोग चूहे हैं उनको तो गलत दिखेगा ही, और आप लोगों को भी इसमें गलत दिखने लगा। उन्होंने नशा अभी तो आप कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। बिल्कुल, अभी तो आप कह रहे थे सर, आप अपनी बातों से पलट जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने इस तरह की बातें कही ही नहीं। इस तरीके से देखिए, बातों को इस तरीके से मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने बार बार कहा कि उन्होंने। अरे इतना नाराज क्यों हो रहे हैं सर? मैंने तो आप ही को मौका दिया ना, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं ये बताइए। उन्होंने घटना का जिक्र किया है, ये चीज आप क्यों बोल रही हैं? नहीं, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने तो आपको मौका दिया, मैंने तो आपसे सिर्फ पूछा ना, मैंने आपसे पूछा कि उन्होंने क्या कहा,
आप खुद नहीं बता पाए। आप मोदी जी को कह रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं है। आप तो डिबेट में पढ़कर आए हैं, सारे बयान सुनकर आए हैं सर, फिर क्या परेशानी है? तो मैं एक बात और बोल देना चलिए ठीक है सर, मैं समझ गई सर, मैं समझ गई, कोई बात नहीं। 5 मिनट पहले टॉपिक दिया गया है, ऐसा नहीं है, ये बात समझिए। और इस तरीके से इसीलिए मैं बात बोल रहा था कि मैं नहीं जोड़ना चाह रहा था। ठीक है पांडे जी, सब लोग समझ गए। ओके सर, ठीक है मुद्दे नहीं, अगर मुद्दे पे आप हमसे सवाल कर रही हैं और मुझे अगर 6:59 पर अगर मुझे टॉपिक दिया जा रहा है तो ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं डिबेट में आया हूँ, जरूर सम्मान के साथ आया हूँ। और ये बात अगर तो सर हम तो सम्मान दे रहे हैं ना आपको। मैंने तो देखिए सीधा पूछा कि अगर प्रधानमंत्री जी आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, ये जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो सर मैंने तो आपको मौका दिया कि सही बयान क्या था वो आप बता दीजिए। आप वो बता नहीं पा रहे हैं, आप उल्टा नाराज हो रहे हैं। इतना नाराज होने की बात नहीं है सर। ठंडा पानी पी लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, इस तरीके से फिर नहीं होती है बात। ठीक है सर, ठंडा पानी पीजिए, आपको पानी पीने की आवश्यकता है सर, ठीक है। राकेश पोद्दार जी, आप ये बताइए कि अपने मन की बात मोदी जी करते हैं, अच्छी बात है, दूसरे के मन को समझना इतना आसान नहीं होता सर। फिर भी प्रधानमंत्री इतने आश्वासन के साथ हर मंच से कैसे कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही, जनता ने यूपी की सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है? मैं एक चीज बताना चाहता हूँ निशु जी, कोई भी व्यक्ति कोई काम करेगा, आप चैनल में काम करते हैं, आपकी जो क्षमता है वो आप तो बता ही देते हैं कि मैं इतना आगे बढ़ सकती हूँ। हर आदमी के अंदर क्षमता होता है काम करने के बावजूद। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं, और राहुल गांधी भी तो कह रहा है कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ, कांग्रेस के लोग भी तो कह रहे हैं मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ। और मैं तीसरी बात पे आ रहा हूँ कि काशी का हर पुरुष शंकर दिखता है, काशी के हर नारी पार्वती दिखती है। हमारे संस्कारों में, सभ्यताओं में पहले हम लोगों को समझाया गया, हमारे जो रामायण है चाहे महाभारत है, हमारे गुरु पुराण है, उसमें समझाया गया कि हर नारी वहाँ की पार्वती दिखती है, हर पुरुष शंकर दिखेगा काशी के। लेकिन इन लोगों को वहाँ नशेड़ी दिखता है कि इन्होंने कहीं काम नहीं किया है। निशु जी सिर्फ बातों आपने पूछा, उसका सवाल का जवाब नहीं दिया, एकदम बौखलाए हुए हैं। ये लोग सिर्फ बलगाने वाला काम कर रहे हैं। आज देखिए, अगर ये अच्छे काम किए होते तो उद्धव ठाकरे क्या कहते कि देश के प्रधानमंत्री से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। कहते ना, जयंत चौधरी को लगा कि इनके साथ रहने के बाद मेरी नैया डूब जाएगी तो भाजपा के साथ आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मिलन देवरा या कमलनाथ जी के पुत्र छिंदवाड़ा से जो आते हैं वो हमारे साथ क्यों आ रहे हैं? उनको पता है कि जो विकसित भारत है, संकल्प भारत है, उसको आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि कोई आपके साथ नहीं आ रहा है, बल्कि आप विपक्ष के लोगों को तोड़ रहे हैं। और मजबूरी ये है कि अगर आप उनको अपने यहाँ इसलिए शामिल कर रहे हैं, अगर वो आपके साथ नहीं आएंगे तो आप उनके यहाँ पर ईडी और सीबीआई का छापा डलवा देंगे। मैं इस पर जवाब लूंगी आपसे, लेकिन राजलक्ष्मी जोशी जी भी हमारे साथ बहुत देर से इस चर्चा में बैठी हुई हैं, मैंने उनसे अभी तक कोई भी चर्चा नहीं की है। इस सवाल का जवाब भी सर मैं आपसे लूंगी। जरा एक बार राजलक्ष्मी जोशी जी का रुख कर लेती हूँ। राजलक्ष्मी जोशी जी कहते हैं कि दिल्ली दरबार का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी की तरफ से कई महीने पहले ही यूपी में तैयारी शुरू कर दी गई थी। इंडिया गठबंधन में कभी भूचाल आया, कभी दरारें पड़ी, तो कभी धीरे धीरे अब जो दरारें हैं वो भरनी शुरू हो रही हैं। कांग्रेस सपा में यूपी में फाइनली सीटों का बंटवारा हो गया है। किस तरीके से देख रहे हैं आप 2024 की ये पूरी सियासी जंग को? जी नमस्ते। और सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। और ये जो भी हो रहा है ना, ये मुझे प्रधानमंत्री जी के बातों में बड़ा ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि आएगा तो मोदी ही, और जो भाजपा का जो मोटो है वो कहते हैं कि हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं। मतलब वो अभी देखिए उनका क्या है, उन्होंने आज, अगर आपने सुना है तो उन्होंने आज मांगा है 5 साल का आगे का रोड मैप और वो सारे मिनिस्ट्रियों से, और उन्होंने ये भी पूछा है कि आगे के 100 दिनों के आपके एक्शन प्लान क्या है। मतलब हर किसी को उन्होंने, मतलब ये उनके हर मिनिस्ट्री, हर विषय में उन्होंने इतना पूरा ध्यान देते हुए हर विषय को इतनी गंभीरता से ली हुई है कि केवल इलेक्शन ही नहीं, वो उन्होंने हर मिनिस्ट्री को भी अभी ये हर मिनिस्ट्री। लेकिन एक चीज मैं आपको रोकना चाहूंगी। हर मिनिस्ट्री की आपने बात करी, लेकिन जो
मिनिस्टर्स काम करते हैं उनका तो कभी जिक्र नहीं होता, उनकी उपलब्धियों का तो कभी बखान नहीं होता। आज आप सड़कों को देखिए कि एक समय में सड़कों की क्या हालत थी, क्या कुछ दुर्दशा थी। अगर हमें नोएडा से मेरठ तक भी जाना होता था या गाजियाबाद तक भी जाना होता था तो कितना समय लग जाता था, लेकिन इसका क्रेडिट नितिन गडकरी को तो नहीं मिल रहा है। जो लोग वाकई धरातल पर काम कर रहे हैं उनको उसका क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। ये भी तो सरासर गलत है ना राजलक्ष्मी जोशी जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि नितिन गडकरी जी को साइडलाइन किया हुआ है। हर किसी को पता है, वो बल्कि सभी यही कहते हैं कि नितिन गडकरी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन आप ये भी वो तो जनता देख रही है ना, तो जनता कह रही है। लेकिन प्रधानमंत्री को जिस तरीके से मंचों से तारीफ करनी चाहिए उनके काम की भी, या बाकी तमाम ऐसे मंत्रियों की जो लगातार कार्य कर रहे हैं दिन रात जागकर इस देश के लिए, वो तो मंचों से वो तारीफ होती हुई नजर नहीं आती है। बस अब तो एक ही चीज रह गई है, मोदी की गारंटी, आएगा तो मोदी ही, इसके अलावा कोई बात ही नहीं रह गई है। ये तो सीधे सीधे वो बात हो गई ना कि अपने मुंह अपनी तारीफ करना। देखिए, मुझे जैसा नजर आ रहा है ना, एक इनकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि ये सभी इलेक्शंस को एक पार्टी के तरफ से लड़ रहे हैं और उसमें क्या है कि वो आंसरेबिलिटी भी वो एक ही व्यक्ति के ऊपर आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बाकी के जो मिनिस्ट्रीज हैं उनमें देखिए कि कितना मतलब पहले से आज कितना अंतर है। ये आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि एक इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी ने किया जिसका नाम है गति शक्ति मिशन, और उसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि एक नहीं, दो नहीं, 22 मिनिस्ट्रीज जो है उन्होंने एक साथ उसको जोड़ दिया है और उन्होंने वो पूरा जो है उसका वो पूरा एक ब्लूप्रिंट और उसका कुछ ड्राफ्ट और वगैरह वगैरह, ये जो है ना हर एक मिनिस्ट्री को पता रहता है कि दूसरे मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है। तो उसका फायदा ऐसा है कि आपने अभी जो रास्ते की बात की, जो हाईवेज की बात की, उसमें ऐसा होता है कि पहले क्या होता था कि कोई भी अगर रास्ते का काम चलता रहता तो फिर वो होने के बाद कोई इलेक्ट्रिफिकेशन का काम आ जाता था, कोई कभी सीवरेज का काम आ जाता था, तो बार बार जो है वो वही रास्तों की खुदाई वगैरह होती रहती थी, उनमें कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। अभी क्या है कि हर डिपार्टमेंट को मतलब कुल मिलाकर राजलक्ष्मी जोशी जी, आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी इस तरीके से बातों को घुमा देंगी। आपने भी अपना धर्म जो है देखिए वो आज निभाया नहीं है। आप भी अगर आप कहती है कि हाँ प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री अकेले काम नहीं कर रहे हैं, बाकी क्रेडिट मंत्रियों को भी मिलना चाहिए जो जमीन पर उतरकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपने वो बात नहीं की। तो आज काशी पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान काशी वासियों को उन्होंने कई सौगातें दी। इसके साथ ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर वो निशाना साधते हुए नजर आए और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक तिवारी जी, क्योंकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने काफी मेहनत की है और एक लंबे समय से वो काफी मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का सहयोग उनको पिछली बार नहीं मिला, उससे पिछली बार भी नहीं मिला और इस वजह से आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2024 का चुनाव अब सामने है, ऐसे में कांग्रेस और सपा फिर से गठबंधन में है। क्या कुछ रणनीति इस बार आपकी, क्योंकि 80 सीटें हैं लोकसभा की, आपको क्या कुछ लगता है कितनी सीटों पर आप जीत हासिल कर पाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री तो आज कह रहे थे कि यूपी की जनता ने मन बना लिया है, सारी की सारी सीटें बीजेपी के नाम होगी। जी रिशु जी, देखिए बीजेपी क्या कह रही है ये अपना जनता समझ रही क्या कह रही है। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश ही निर्धारित करता है देश के चुनाव को और यहाँ 80 सीटें हैं। जाहिर है कि ये बहुत बड़ा प्रदेश है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से पीडीए का, यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े भी हैं, आदिवासी भी हैं, आधी आबादी जो पीड़ित है, इस देश में बहुत बड़ा भाग पीड़ित है। किसानों का भाग, किसानों को देखिए कितनी त्रस्त हालत में है। बड़ी संख्या में नौजवान हैं हमारे पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी हैं जो बेरोजगार हैं, जो बिल्कुल परेशान हैं, लगातार परीक्षाएं लीक हो रही हैं
जो हालात इस समय रोजगार के हैं वो बहुत ही भयावह हैं। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है वो सभी जानते हैं कि क्या हालत है, कितनी असुरक्षा व्याप्त है। जहाँ तक आप स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, चरमरा गई है बिल्कुल माननीय अटल जी के समय। ठीक है सर, अभी आपने परीक्षा लीक को लेकर बात की उत्तर प्रदेश में, लेकिन लगातार प्रशासन की तरफ से उत्तर प्रदेश के कहा जा रहा है कि कोई परीक्षा लीक ही नहीं हुई है, अभ्यर्थी झूठ बोल रहे हैं, अगर उनके पास कोई सबूत है तो लाकर दिखा दीजिए, हम लोग एक्शन ले लेंगे। इसका फैसला जब जनता वोट देगी तब कर देगी, ठीक है। इसका फैसला जनता करेगी। जनता से बड़े न हम हैं, न जनता से बड़ी आप है, न जनता से बड़ी मोदी जी हैं। जी, सच्चाई जनता करेगी, जनता के हाथ में फैसला है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से त्राई पूरा प्रदेश और देश कर रहा है, लोग जनमत का मतलब लोकतंत्र होता है और लोग अपना तैयार बैठे हैं कि आने वाले समय में किस तरह से अपना वो बटन दबाएंगे। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में समाजवादी पार्टी का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का कद बहुत बड़ा है, क्योंकि दबे कुचलों को अब आसरा। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का कद बहुत बड़ा है। अगर अखिलेश यादव जी से लोग इतनी ही प्रेरणा लेते, जिस तरीके से आप उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो ये बताइए कि आपके साथी आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आपकी साइकिल पर चढ़ने से पहले ही जयंत आपका साथ छोड़कर चले गए। स्वामी प्रसाद को आपने उनके कई अमर्यादित बयानों के बाद भी सर पार्टी से निष्कासित करने की जगह उनका प्रमोशन किया, वो भी साइकिल से उतरकर चले गए। रेशो जी बहुत सटीक सवाल किया है, मैं इसको बोलना ही चाहता था। जिस तरह से किसी भी तरह से, किसी भी प्रलोभन में, किसी भी डर से, उसकी जिक्र नहीं करता, जनता जानती है, आप भी जानती हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों को डर से, मोदी जी डरे हुए थे इसलिए राजभर से शुरू किया उन्होंने, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चाहे जयंत जी हो, चाहे बिहार में नीतीश जी हो, चाहे और भी तमाम जिन पर वो कांग्रेस के नेताओं पर आरोप, बहुत बड़ा आरोप था और बहुत बड़ा जो है भ्रष्टाचार की बात थी, महाराष्ट्र से लेकर मुझे बताना नहीं है, जनता जानती है, सबको शामिल किया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके साथी जो हैं वो डर की वजह से छोड़कर जा रहे हैं जी। अपने करप्शन के महासागर में लोगों को मिला रहे हैं। इस तरह से वाशिंग मशीन नहीं कहूंगा, महासागर है भाजपा करप्शन का जी। और ये क्यों कर रहे हैं? डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि डर गए हैं, कद से डर गए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का जो कद बढ़ रहा है पूरे देश में, प्रदेश में, जिस तरह पीडीए आंदोलित है, किसान आंदोलित है, नौजवान आंदोलित है, पिछड़े आंदोलित है, दलित आंदोलित है, समाज भी राकेश जी आपके पास आ रही हूँ। कानपुर की घटना हुई, महिला जला दी गई थी जिस तरह श्रवण में, वो भी आंदोलित है। तो हालत यह है, मोदी जी डरे हुए हैं, मोदी डर के मारे अपने ही कसीदे पढ़ रहे हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं। आपकी बात को मैं समर्थन करता हूं। आपने कहा कि वो अपनी तारीफ करते हैं, अपने मंत्रियों की भी तारीफ नहीं करते, मंत्रियों की बात भी नहीं करते, वो तानाशाह बन गए हैं पूरे प्रदेश में। जनता देख रही है और आने वाले समय में 24 में उखाड़ के फेंक देगी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। राकेश पोद्दार जी, तिवारी जी कह रहे हैं कि तानाशाह बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने आगे किसी को वो कुछ नहीं समझते हैं। जनता इसका करारा जवाब देगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। वो तो निशु जी जनता का निर्णय है कि जनता जवाब देगी। जो काम किया होगा, जो हम लोगों ने वादे किए, उस वादे पे अगर हम लोग उतरते का काम करते तो हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का भी काम करेंगे। और रही बात है समाजवादी पार्टी के कहने से कि अखिलेश जी का कद कितना बड़ा है, कद छोटा है, उनके कहने से नहीं होगा, तो वो तो जनता तय करेगी कद किसका बड़ा है। और रही बात, हम लोगों ने काम किया, 35 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने का काम किया। आपने पूछा हमारे राजलक्ष्मी जी से, जहाँ भी प्रोग्राम होता है हमारे, चाहे वो सड़क मार्ग का हो, वहाँ पे नितिन गडकरी जी की फोटो लगती है, उनके नाम का माल्यार्पण भी होता है, उनके नाम के शिलान्यास भी होता है, उद्घाटनकर्ता भी नितिन गडकरी जी होते हैं। लेकिन देश के नेतृत्व करने वाले, देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर काम हो रहा है, किसी मंत्री ने काम किया तो उनका भी नाम होता है। आप देख सकते हैं किस तरह विदेश नीति पे हमारे जयशंकर जी ने काम किया, क्या उनका नाम नहीं होता है? किस तरह शिक्षा पे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने काम किया, उनका नाम नहीं होता है? रेल मिनिस्ट्री में हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने काम किया, वंदे भारत ट्रेन लाया, वंदे मातरम ट्रेन लाया, सारी जितनी भी ट्रेनें चलती है उनके नाम से भी शिलान्यास होता है। ऐसा नहीं है, सभी का काम नाम होता है। और रही बात, हम लोगों ने 10 साल में जो वादे किए उस वादे को पूरा कर दिया। हमारा 5 साल अगला जो वादे हैं उस वादे पे हमारा एकदम
मैनिफेस्टो तैयार हो गया और अधिवेशन भी हुआ है। ठीक है, अभी आपने कहा कि जो जितनी भी नई ट्रेनें आती हैं वहां पर शिलान्यास होता है तो उसमें रेल मंत्री का ही नाम होता है, हरी झंडी दिखाने कौन जाता है सर? आप निशु जी ना आपके चैनल में कितनी बार बता दीजिए ना सर, चेहरा किसका आगे होता है? 2 करोड़ रोजगार हवा में उड़ गए, 2 करोड़ रोजगार की वादा हवा में उड़ गया, वादा पूरा किया, झूठ का पुलिंदा है भाजपा, झूठ का पुलिंदा जनता देख रही है। एक मोर्चा लाता तो सभी लोग विदाई होने जा रही है, स्टेशन मास्टर भी हरी झंडी दिखाते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री अगर जहाँ बैठे होते हैं वहां से बटन दबती है, बाकी सभी लोग झंडी दिखाने का काम करते हैं। सभी लोगों का नाम होता शिलापट पे, ऐसा नहीं है कि उस सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम होता, उस अधिकारी का भी होता, पदाधिकारी का भी नाम होता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अच्छा बचाव करने की कोशिश की है, लेकिन समझ सभी लोग यहाँ पर रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल कुमार यादव जी भी जुड़ चुके हैं। सर आऊंगी, देखिए मैंने आपको पूरा मौका दिया, बाकी लोगों से भी चर्चा करने दीजिए। विशाल कुमार यादव जी, बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी विशाल यादव जी, आप लोगों ने गठबंधन तो बहुत पहले बना लिया था, लेकिन सीटों पर अभी भी कई जगह बात नहीं बन पाई। हालांकि यूपी में अब आपकी सीटों को लेकर जो है वो बात पक्की हो गई है। पिछले चुनाव में आप मात्र 1 सीट पर सिमट कर रह गए थे। सर अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए आपको 17 सीटें दी हैं। अब आपके सामने चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि हर हाल में स्वयं को साबित करना होगा आपको उत्तर प्रदेश में। देखिए त्यागी जी, आप हमारा चिंता करिए, आपकी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्या करना है नहीं करना वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बिल्कुल तैयार है क्या करेगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो लोग कहते थे चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तो सीट के बंटवारे पर लड़ाई होगा, लेकिन बता दें आपको कि एनडीए से पहले पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने सीट बंटवारे पर फॉर्मूला तय कर दिया। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, 2-3 दिन में पूरे देश में जहां भी हमारा गठबंधन होगा सबका सीट शेयरिंग फॉर्मूला निकल जाएगा। नहीं बताए एनडीए का सीट शेयरिंग कब होगा, एनडीए में राजभर जी को कितना सीट देगा बता दीजिए, आप नहीं बताएंगे। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने जो वादे किए वो पूरा कर दिए। मोदी जी कहते कि नहीं कहे थे कि 70 का पेट्रोल 35 में देंगे, लेकिन 35 रुपए बढ़ाकर 105 रुपए कर दिए। भाई साहब कहाँ है आप? मोदी तो ये भी कहते जिस देश का पैसा गिरता है उस देश का अस्तित्व गिरता। अरे भाई आज पैसा आज रुपया डॉलर के मुकाबले कहाँ चला गया, इस पर बात कीजिए। मोदी जी तो ये भी कहे थे कि महिलाओं को सिलेंडर बहुत सस्ता दिया जाएगा, लेकिन 400 का सिलेंडर 1200 में मिला, ये भी बात कीजिए। लेकिन कहाँ गए आप? मोदी जी तो ये भी कहे थे कि हर वर्ष 100 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल पूर्व गए, कहाँ गए 20 करोड़ रोजगार? बता दें कि यूपी में केवल 50 लाख लोगों ने 50 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया। पेपर लीक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की इशारों पर पेपर लीक हुआ है, और आज दर का ठोकर हमारा बेरोजगार भाई नौजवान खा रहा है। उसके साथ इंडिया गठबंधन, पीडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। जी राकेश पोद्दार जी, जवाब दे दीजिए। देखिए भाई साहब ने कहा कि एनडीए गठबंधन जो है आपका टूटता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी जी पहले भाग चुकी है, नीतीश कुमार भाग चुके हैं, वापस आ रही है, वो फिर से वापस आ रही है, फिर से 2-2 सीटों को लेकर बात चल रही है। दास के लिए बता रहा हूं, कहीं ना कहीं उनकी बात बिहार में जाने क्या क्या बोल रही है, क्या बोल रही है सर, कि हम लोग ने धरातल पे काम किया। विशाल जी, अब आपने इतने सवाल दागे हैं तो कम से कम जवाब ले लीजिए। अब आप ही बोलते रहेंगे तो कैसे वो आपको उत्तर दे पाएंगे? सुन लीजिए उनकी बात। जी राकेश जी। निशु जी 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। पिछले साल 10 लाख नौकरी दी सरकारी, और 2.5 करोड़ लोगों को हम लोगों ने आत्मनिर्भर किया। 1 करोड़ को प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिली। आप जो आज बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं, चाहे नए नए जो स्टार्टअप हुए हैं, उस सब लोगों ने नौकरियां की, बहुत आगे लोगों ने काम किया। रही बात एक कोरोना काल के बाद 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, तो हम लोगों ने काम किया। हमने नीति आयोग का रिपोर्ट बोलता है। और जो कह रही महंगाई बढ़ने के बाद सिलेंडर की बात कर रहे थे, इनके यहाँ भी सब्सिडी वाला सिलेंडर 1250 का मिलता था, आज सब्सिडी वाला सिलेंडर 900 रुपए का मिलता है। बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर आज 450 का मिलता है। लेकिन 2 करोड़ लोगों ने अपनी मर्जी से सब्सिडी छोड़ने का काम किया निशु जी, तब जाके 900 रुपए का सिलेंडर लेते हैं। तो इनको ये नहीं पता है महंगाई कहाँ गई। महंगाई का रेट आज भी 4.6 पॉइंट है,
जो हम लोग 2004 में है ही नहीं, आप ये कह दीजिए महंगाई है ही नहीं, छोड़ के गए। अमन महंगाई जब होगा तो आपको अपनी अवकाश पता चल जाएगी। इतनी महंगाई है देश के अंदर, इतनी बेरोजगारी है देश के अंदर, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए आपके? हर साल 2 करोड़ रोजगार बोल रहे हैं, अब तक 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार कहाँ गए? बात करता हूँ, करते हैं आप, दूसरी बातें करते हैं लोग बैठ करके। आपने जहाँ देश को छोड़ा वहाँ से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बिजली का एक भी उत्पादन का यूनिट नहीं लगा है, बताइए कहाँ लगा हो? भारत बनाएंगे, कोई विकास किया आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश ट्राई कर रहा है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, आगे बढ़ाने का काम। रोजगार की बात करते हैं, जुमले, आपने रोजगारों का जुमला बोला। चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी तो देखिए ना विशाल यादव जी, हाल ही में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वादे तो आपने भी वहां पर बहुत किए थे जनता से, और इसी तरीके से वादे बीजेपी भी करती है, लेकिन जनता इनकी बात पर इतना भरोसा करती है, आप लोगों की बातों पर इतना भरोसा क्यों नहीं कर पाती है? देखिए त्यागी जी, आपको साफ और सरल शब्दों में बता दें कि भाजपा से 10 लाख, 1-2 वोट नहीं, 10 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिला है। वो अलग बात है कि सीट में हम उसको तब्दील नहीं कर पाए। रही बात हमने क्षेत्रीय नेताओं के चेहरे पर, सीट महत्वपूर्ण होती है ना, सीट महत्वपूर्ण होती है। आप ये बताइए ना, आपके हाथ से 2 राज्य तो खिसक गए इधर जहां पर आपकी सत्ता थी। तो सवाल का उत्तर सवाल नहीं होता है, सवाल का उत्तर जवाब होता है। जवाब लीजिए। 3 राज्यों में क्षेत्रीय नेताओं के चेहरे पर चुनाव लगा, हो सकता है हमारे क्षेत्रीय नेताओं के चेहरे पर मनमुटाव होगा। हमने राहुल जी के चेहरे पर तेलंगाना में चुनाव लड़ा। राहुल जो तेलंगाना में हमने मुख्यमंत्री का चेहरा दिया था, आपको याद रखिएगा। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा था, तेलंगाना में नहीं था। तेलंगाना में राहुल जी के चेहरे पर चुनाव लड़े और तेलंगाना में बम्पर जीत हुई। तो सर फिर जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को भी किसी की आवश्यकता नहीं थी? आपको भी पूरे देश में राहुल के नाम पर, राहुल के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए था, क्यों नहीं लड़ा आपने? रागी जी, फिर क्यों सीटें मांगनी पड़ रही हैं आपको? कि भाजपा 4 राज्यों में, चारों राज्यों में मोदी जी के चेहरा पर चुनाव लड़ा, लेकिन तेलंगाना नहीं, वो तो जहां भी जा रहे हैं मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो हर राज्य में पिछले विधानसभा चुनावों में यही कह रहे थे कि हर चीज की गारंटी मैं स्वयं हूं, आप किसी और से उम्मीद मत करिए, आप सिर्फ मुझसे उम्मीद करिए, जीतेंगे तो हर चीज मैं ही पूरी करूंगा, आपकी हर गारंटी मैं पूरी करूंगा। हम तो कह रहे हैं कि मोदी 10 करोड़ 20 करोड़ रोजगार आज दे दे, हम मान जाएंगे मोदी जी गारंटी है। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी 70 का पेट्रोल 35 में बेचने की बात है, किधर में 40 में दीजिए ना, लेकिन आप तो 105 कर दिए। हम तो कह रहे हैं 100 स्मार्ट सिटी का वादा हुआ था, कम से कम 50 ही बना दीजिए ना। लेकिन मोदी किए क्या ये तो बताइए। केवल लीपाप होती, इंदिरा आवास का नाम बदल के PM आवास, अन्य योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री अन्य योजना, केवल नाम नवीनीकरण किया गया और कुछ नहीं किया गया। सरकार के कार्यकाल में जनता आक्रोशित है, किसान आक्रोशित है, युवा आक्रोशित है, नौजवान आक्रोशित है, और प्रधानमंत्री के नाम पर हम लोगों ने आवास योजना रखा, इंदिरा का नाम हटा, इनको तकलीफ हो गया। अगर हम लोगों को कोई नया भवन बनाते हैं, नया योजना लाते हैं, तो हम लोग बिरसा मुंडा जी का नाम रखते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी आप लोगों के पास वापस से, राकेश पोद्दार जी, लेकिन राजलक्ष्मी जोशी जी, PM ने कहा परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने यूपी के विकास को रोका, आज यूपी बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के नौजवान जब अपना भविष्य बना रहे हैं तो ये परिवारवादी लोग विरोध कर रहे हैं। मैं ये नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु राम से इतनी नफरत है, मोदी को गाली दे देते थे तो इन्होंने 2 दशक बिता दिए, और अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी कुंठा निकाल रहे हैं। राजलक्ष्मी जी, जिस तरह से ये बयान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, जनता के बीच ये संदेश गया कि कांग्रेस श्री राम से नफरत करती है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री एक अच्छे वक्ता हैं, जनता उनकी बातों को ध्यान से सुनती है। इस बयान से कांग्रेस सपा को क्या यूपी में नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, मुझे बहुत ही आपत्तिजनक लगी कुछ और चीजें जो राहुल गांधी जी ने कही थी अपने जो वो कह रहे थे उसमें। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि भूखे मरोगे तुम सब लोग, भूखे मरोगे, बार बार कहा उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए ऐश्वर्या राय नाच रही है, प्रियंका चोपड़ा नाच रही है, मतलब जिस तरीके से उन्होंने ये सारी बातें कही, और जो उन्होंने उधर के युवा के लिए जो वाकई में उधर बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, तो उस युवा के लिए अगर वो कहते हैं कि आप रास्ते के उधर पड़े हुए हो, नशे में हो,
मतलब ये मतलब आप ये सोचिए कि किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। एक तो मैं एक बात बताऊं कि अभी ये प्रधानमंत्री जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उन्होंने वहां पर वो कितने बार गए हैं? करीब करीब 50 बार गए हैं वो। 50 बार उन्होंने वहां जाकर उनसे सभी से कनेक्ट किया हुआ है और करीब करीब 1300 उन्होंने प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए हुए हैं। उधर वर्ल्ड क्लास उन्होंने स्टेडियम दिया हुआ है। देखिए उधर काशी विश्वनाथ मंदिर उन्होंने जो उसका जो रूप बदल गया है। अब देखिए मतलब बहुत सारी चीजें उधर बदल गई हैं। बहुत ठीक है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं राजलक्ष्मी जोशी जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये नहीं था। मेरा सवाल आपसे था, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज कहा कि कांग्रेसी राहुल गांधी भगवान श्री राम से नफरत करते हैं, ये मुझे अब पता चल गया है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी के लोगों को हमेशा यही क्यों लगता है कि वो बहुत बड़े ईश्वर भक्त हैं, राम भक्त हैं? जरूरी तो नहीं कि भक्ति को भी चिल्ला चिल्ला कर प्रदर्शित किया जाए और जो मंदिर जाए वो ही बड़ा राम भक्त हो सकता है। जी देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण बताऊं इसी विषय के ऊपर। जब राहुल गांधी एक मंदिर में जाते हैं तो उनका एक वीडियो है जहां पर वो बड़े ही मतलब उन्होंने पीछे हाथ बांधे हुए हैं और उधर के पुजारी से कहते हैं कि छोटा टिक्का लगाओ। और उनमें वो जो श्रद्धा, जिस श्रद्धा से हम लोग जाते हैं मंदिर, वो नजर नहीं आ रही थी। मैम मुझे आप एक बात बताइए, एक सेकंड, मैं माफी चाहूंगी, आप मुझे ये बताइए, अगर मैं मंदिर में जाती हूँ, अगर मैं मंदिर में जाती हूँ तभी मैं राम भक्त हूँ? हो सकता है मैं भी मंदिर में नहीं जाती हूँ या मुझे उसके लिए शायद समय नहीं मिलता हो जिस वक्त मुझे मंदिर में जाना हो। जरूरी तो नहीं ना कि मंदिर में जाकर ही राम का भक्त बना जा सकता है। प्रभु की निर्गुण भक्ति भी कर देखिए, क्योंकि इस देश में राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ के राम नामी लोगों को शायद आपने देखा नहीं होगा, उनको भी जरा देखिए। मंदिर नहीं जाते हैं लेकिन पूरे शरीर का कोई अंग हो जिस पर राम का नाम ना हो। मैम सबका भक्ति करने का अपना तरीका होता है, कोई लोगों को दिखाकर भक्ति करे ये तो कोई बात नहीं हुई ना। क्यों दिखाए? मेरी दादी मेरे घर में पूरा दिन माला जपती है, वो सब जगह जा जाके बताए क्या कि मैं राम के नाम की माला जप रही हूँ? दिखाए, प्रदर्शित करे। भक्ति तो ऐसे ही की जाती है। जरूरी है कि मंदिर जाएं तभी आप लोग मानेंगे कि हाँ राम भक्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं तो कह रही हूँ कि आप मंदिर ना ही जाएं, लेकिन आप कम से कम ये जो लोगों की भावनाएं हैं उसको आप उनको आहत मत करिए। देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि क्या पूरा दिन आप लोग जय श्री राम वो कहते रहते हैं, तो जिस तरीके से वो कहते हैं ना, तो उनको उनका वक्तव्य बदलना चाहिए। उन्होंने जो जिस तरीके से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं उनके मन में क्या है, लेकिन वो जिस तरीके से कहते हैं उसमें तो पूरी घृणा ही नजर आती है। और उनके जब वकील जाकर कोर्ट में कहते हैं कि राम नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, ऐसा कोई मतलब ये जो अयोध्या में जो है वो सब काल्पनिक है, जब ऐसा कहते हैं और फिर जब जाकर के राहुल गांधी कहते हैं क्या पूरा दिन जय श्री राम जपते रहते हो, इससे कोई फायदा नहीं है। तो ये कहने का मतलब इनका तरीका ही नहीं है। उनको वो समझनी चाहिए कि अगर आप में भक्ति है, श्रद्धा है, भले मतलब आपका कुल मिलाकर ये है कि अगर आपके अंदर भक्ति है, श्रद्धा है, तो उसको प्रदर्शित करना जरूरी है, तभी लोग मानेंगे कि हाँ ये बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। मतलब अगर पूजा पाठ आप कर रहे हैं तो 4 लोगों को आप दिखाकर करिए कि हाँ आप बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन मैं इस बात से आपके सहमत नहीं हूँ, माफी चाहूंगी राजलक्ष्मी जोशी जी, और समय का भी अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।